हेलो दोस्तों, इस खास एग्जाम रिव्यू गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय शिक्षा के इतिहास के गेम चेंजर टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन यानी एनपीई 1986। एग्जाम्स के नज़रिए से देखें तो ये टॉपिक बेहद क्रूशियल है और इसमें कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको सीधे मार्क्स दिला सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन सभी ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके अनपैक करेंगे ताकि आपकी तैयारी एकदम पक्की हो सके। तो अपने पेन और पेपर तैयार रखिए क्योंकि ये सेशन बहुत ही हाई यील्ड होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा अल्टीमेट कोर्स सिलेबस कुछ इस तरह है। पहले हम इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखेंगे, फिर ये समझेंगे कि आखिर इस पॉलिसी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। इसके बाद इसके की फीचर्स, कोर गोल्स और अंत में एजुकेशनल स्टेजेस पर बात करेंगे। ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में इस पूरे टॉपिक का एक परफेक्ट मैप बना देगा। तो अपने रिव्यू गाइड के पहले मॉड्यूल पर आते हैं। सेक्शन 1, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। किसी भी पॉलिसी को गहराई से समझने के लिए उसकी टाइमलाइन जानना सबसे ज़रूरी होता है। अब यहाँ से अक्सर ट्रिकी सवाल आते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। भारत की जो सबसे पहली शिक्षा नीति थी ना, फर्स्ट एनपीई, वो 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के टाइम पर आई थी। लेकिन जिस दूसरी एनपीई पर आज हमारा पूरा फोकस है, वो 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में लागू हुई। ये दोनों साल और इन प्रधानमंत्रियों के नाम लिटरली आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में इन दोनों के बीच का अंतर बार बार पूछा जाता है। हिस्ट्री तो हमने देख ली, अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, नीड फॉर द पॉलिसी। आखिर 1986 में अचानक एक नई शिक्षा नीति की जरूरत क्यों महसूस हुई? ऐसे कौन से गैप्स थे जिन्हें भरना जरूरी था? असल में सिर्फ पुराने रटे रटाए तरीकों से पढ़ाना अब काम नहीं आ रहा था। एजुकेशन में क्वालिटी लाना और देश की साक्षरता दर यानी लिटरेसी परसेंटेज को बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? पॉइंट नंबर 3 को देखिए। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। इस एज ग्रुप को एकदम दिमाग में छाप लीजिए। एग्जाम्स के लिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल डेटा पॉइंट है। इसके साथ ही बदलते वक्त के साथ सिलेबस और एग्जाम्स को मॉडर्नाइज करना भी वक्त की बहुत बड़ी मांग थी। अब आते हैं इस पॉलिसी की असली जान पर। सेक्शन 3, की फीचर्स टू रिमेंबर। यहाँ हम कुछ बहुत ही सॉलिड मेमोराइजेशन ट्रिक्स भी देखेंगे जो आपको आंसर्स याद रखने में मदद करेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है। वो है ये फेमस 10+2+3 स्ट्रक्चर। पूरे देश के लिए एक कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर बनाने का ये आइडिया दरअसल कोठारी कमीशन ने दिया था। ये एक और ऐसा पॉइंट है जो एग्जामिनर्स का फेवरेट है। तो ये स्ट्रक्चर क्या था? पहले 10 साल सेकेंडरी एजुकेशन, फिर 2 साल हायर सेकेंडरी और आखिर के 3 साल यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। एकदम सिंपल। लेकिन एक मिनट रुकिए, उस पहले 10 साल वाले ब्लॉक के अंदर आखिर चल क्या रहा है? चलिए इसका गणित समझते हैं। ये 10 साल भी 3 हिस्सों में बटे हैं। शुरुआत के 5 साल प्राइमरी एजुकेशन के लिए, उसके बाद 3 साल अपर प्राइमरी के लिए और लास्ट के 2 साल हाई स्कूल के लिए। मतलब 5 + 3 + 2 हो गए ना पूरे 10। इस ब्रेकडाउन को अच्छे से समझ लीजिए ताकि एग्जाम हॉल में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपको पता है, एनपीई 1986 का मकसद सिर्फ किताबें रटवाना बिल्कुल नहीं था। इन्होंने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के जरिए कुछ बहुत ही गहरी वैल्यूज पर जोर दिया, जैसे बच्चों में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म की समझ पैदा करना। इसके साथ ही साइंटिफिक टेम्पर यानी एक वैज्ञानिक सोच विकसित करने पर भारी फोकस था। समानता, हमारी मिलीजुली संस्कृति का सम्मान, समाज की दूरियों को मिटाना और पर्यावरण को बचाना, ये वो कोर वैल्यूज थीं जो हर स्टूडेंट तक पहुंचानी थीं। की फीचर्स में एक और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। मतलब हर बच्चा कम से कम एक तय स्तर तक तो सीखे ही सीखे। इसके लिए एक 3 स्टेप का पेडागोजिकल प्रोसेस बनाया गया। स्टेप 1, एकदम सही और सटीक स्टडी मटेरियल तैयार करना। स्टेप 2, अब क्योंकि हर क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं तो उनके हिसाब से सही टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी चुनना। और स्टेप 3, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करना, क्योंकि बिना टेस्ट किए कैसे पता चलेगा कि लर्निंग हो भी रही है या नहीं, राइट? चलिए अब इस पॉलिसी के थोड़े और व्यापक उद्देश्यों की तरफ चलते हैं। सेक्शन 4, कोर पॉलिसी गोल्स। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एजुकेशन को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा गया। इस पॉलिसी ने हवाई बातें नहीं की, बल्कि अपने बड़े गोल्स को प्रैक्टिकल एक्शन के साथ जोड़ा। जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशनल टीवी और कंप्यूटर स्किल्स पर जोर दिया गया और साइंस मैथ्स को इम्प्रूव किया गया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए बच्चों को बढ़ती जनसंख्या और पॉल्यूशन के खतरों के बारे में जागरूक किया गया। लेकिन इन सब में सबसे गेम चेंजिंग क्या था? वोकेशनलाइजेशन
यानी व्यावसायिक शिक्षा, ताकि पढ़ाई के बाद जॉब मिल सके। इसके लिए सेकेंडरी स्टेज के बाद और कभी-कभी तो क्लास 8 के बाद ही वोकेशनल ट्रेनिंग की सुविधा देने की बात कही गई। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा समानता यानी इक्वालाइजेशन पर फोकस करता था। जो वर्ग ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए, उनके लिए खास कदम उठाए गए। एससी और एसटी कम्युनिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप्स और इंसेंटिव्स लाए गए। और सबसे कमाल की बात, ये तय किया गया कि शुरुआती शिक्षा उनकी अपनी क्षेत्रीय या आदिवासी भाषा में ही दी जाएगी। वहीं अल्पसंख्यकों के लिए हमारे संविधान के आर्टिकल 29 और 30 का इस्तेमाल करते हुए उनके कल्चर, भाषा और अपने खुद के संस्थान खोलने के अधिकारों को पूरी सुरक्षा दी गई। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, इस पॉलिसी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि शिक्षा ही वो एजेंट है जो महिलाओं की स्थिति में एक बुनियादी ज़मीनी बदलाव ला सकती है। सोचिए, महिलाओं की समानता और उन्हें एम्पावर किए बिना क्या कोई देश आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं। ये माना गया कि एक महिला के शिक्षित होने का मतलब है पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों का शिक्षित होना। इसलिए महिलाओं की शिक्षा को एकदम टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया। और इसी के साथ हम अपने इस अध्ययन सत्र के आखिरी मॉड्यूल पर आ गए हैं, सेक्शन 5 एजुकेशनल स्टेजेस। आइए देखते हैं कि 1986 की नीति ने शिक्षा की इस सीढ़ी को कैसे रीऑर्गेनाइज किया। एजुकेशनल लैडर पर अगर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें तो पहला स्टेप है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ECCE। ये पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड है और प्लेवे यानी खेलकूद के तरीके पर चलता है। दूसरा स्टेप है एलिमेंट्री एजुकेशन, जहां सारा फोकस उन बच्चों को वापस स्कूल लाने पर है जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, और 6 से 14 साल की उम्र के लिए तो पढ़ाई एकदम अनिवार्य है। और फिर आता है सेकेंडरी स्टेज। यहां खेलकूद से थोड़ा आगे बढ़कर स्टूडेंट्स को साइंस, ह्यूमैनिटीज और सबसे जरूरी एक नागरिक के रूप में उनके संवैधानिक अधिकारों से रूबरू कराया जाता है। अब पॉलिसी ने सिर्फ सिलेबस ही नहीं बदला, बल्कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे के लिए भी कुछ एकदम सख्त मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बना दी हैं। जैसे हर स्कूल में कम से कम 2 बड़े कमरे तो होने ही चाहिए। खेलने के लिए जरूरी खिलौने, ब्लैक बोर्ड और चार्ट्स होने चाहिए। लेकिन रुकिए, एग्जाम्स के लिए यहाँ एक बहुत ही तगड़ा पॉइंट है। हर स्कूल में कम से कम 2 टीचर्स का होना अनिवार्य किया गया और उनमें से कम 1 टीचर का महिला होना मैंडेटरी था। है ना ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम? इसे अपने नोट्स में जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा। और ये स्लाइड एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी अंतर को बड़ी खूबसूरती से समझाती है। ओपन यूनिवर्सिटीज और डिस्टेंस लर्निंग के बीच का फर्क। लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, ओपन यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। यहाँ कोई मैंडेटरी अटेंडेंस नहीं होती और आप अपनी स्पीड से कोर्स पूरा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिस्टेंस लर्निंग मुख्य रूप से पत्राचार यानी कॉरेस्पॉन्डेंस पर या पूरी तरह ऑनलाइन चलती है। इसमें आप घर बैठे पढ़ते हैं और आपको फिजिकली कहीं भी जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। तो इसी के साथ हमारा आज का ये डीप डाइव एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले आपकी मेमोरी टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा पॉप क्विज हो जाए। सवाल ये है, 1986 की NPA किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुई थी और वो 10+2+3 स्ट्रक्चर किस कमीशन ने सजेस्ट किया था? अगर जवाब तुरंत याद नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने नोट्स को एक बार फिर से स्कैन कर लीजिए। सीखते रहिए, अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए और एग्जाम्स की जबरदस्त तैयारी करते रहिए। हमारे साथ इस नॉलेज पैक सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।